to welcome him with the flowers and the memento. Sarda ji. Durgesh ji Kabra. With this, I invite Shri Sitaramji Tapadia to take the charge of the mic. मित्रों, जिसने अभी तक सबका सम्मान करवाया, सबका परिचय दिया, इस कार्यक्रम का सूत्र अपने हाथों में बांध करके रखा और आप सबको जो बाहर से बुलाती रही और जो बताती रही कि आगे क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, वो श्रीमती कविता तापड़िया चक्रवर्ती का सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। वो पुणे से आई है और उन्होंने इस कार्यक्रम का 2 दिनों तक संचालन किया। प्रोफेशन से सीए ये बता चुकी है श्री दरद जी की भांजी, और कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया। आइए उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के क्रीड़ा मंत्री श्री शैलेंद्र जी करवा से अनुरोध करता हूं कि वे आए और श्रीमती कविता जी तापड़िया चक्रवर्ती का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करें। I request Shri Durgesh ji Kabra to now start the panel discussion. Durgesh ji, over to you. Thank you, Sitaram ji. Good evening to all of you. And Jai Shri Krishna. दोस्तों, आज 2 दिन के इस नेशनल माहेश्वरी एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव का अंतिम सत्र है और इस अंतिम सत्र में हम पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं और उस पैनल डिस्कशन में इंडिया 2020 एंड बियॉन्ड क्रिएटिंग बेंचमार्क इज द थीम वेयर वी विल बी फोकसिंग। और हमारे साथ पैनलिस्ट हैं राजेश जी जैन, केविन शाह, वीसी दरक जी, रमेश जी चांडक, बीआर जाजू जी और जयप्रकाश जी काबरा। Sometimes when I talk of time and he is the time management guru, तो जरूरी हो जाता है 11th आवर पे भी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं और वही डिसीजन ध्यान में रखते हुए हमने जयप्रकाश जी काबरा को इस पैनल में आमंत्रित किया। इंडिया 2020 ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, किसने दिया है कॉन्सेप्ट हमारे देश को? किसी को मालूम है क्या? आईपीएल अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने एक विजन देखा, एक सपना देखा और जो सोच उनकी थी उस सोच को एक बुक जिसका नाम है इंडिया 2020 उसके अंदर अपने विचारों को लिखा और 2020 के अंदर भारत क्या हो सकता है वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी और कैसे हो सकता है वो लिखी। मैं एक जो प्रेयर उन्होंने सबके लिए कही है वो आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा और अगर हम उस प्रेयर को डेली करें और सोचें उसके ऊपर तो शायद वो दिन दूर नहीं इस देश के लिए जिस दिन हमारा देश इंडिया का सुपर पावर और नंबर 1 होगा। What APJ Abdul Kalam has said
in his book called My National Prayer, written by APJ Abdul Kalam. O Almighty, bless all my people to work and transform our country from a developing into developed nation. Let this second vision be born out of sweat of my people, and bless our youth to live in developed India. We are into developing country, but what vision he has seen is that he wants the youth of this country to live in the developed India. Friends, it is the youth who can make difference. The seniors are your guiding force, but the youth can only make the difference. Today, friends, the India is the fourth largest economy in the world. What I believe is, the first is US, second is China, third Japan, and the India is the fourth one. Our second largest developing इकोनॉमी है हमारे एशिया की. इंडिया वर्ल्ड का 22% जीडीपी अकाउंट करता है, 33.8% पॉपुलेशन अकाउंट करता है, 32.5% जो पोटेंशियल वर्क फोर्स है वो भी इंडिया के पास है in any developing country, and possibly it is going to add another 120 million to region workforce, accounting for 53% of incremental addition. ये जो सारे फैक्टर हैं काफी अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम सब उस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं. और ऐसी परिस्थितियों में जब भारत हाई फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहा है, रिकॉर्ड हाई करंट अकाउंट डेफिशिएट है, फॉलिंग डोमेस्टिक सेविंग्स है जो 36.8% 2008 में थी, वहां से 30.8% फाइनेंशियल ईयर 2012 में रह गई है. बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है और बढ़ती हुई ब्याज दरें, लेक ऑफ पॉलिटिकल विल जो है किसी भी चीज को आगे बढ़ने देने के लिए, वो भी इस देश को खल रही है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में स्लो डाउन है. ऐसी परिस्थितियों में भारत क्या वाकई इंडिया 2020 या 2020 में ऐसा कोई बेंचमार्क स्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह एक क्वेश्चन मार्क है. और जब यह एक क्वेश्चन मार्क है तो मैं पूछना चाहूंगा श्री BR जाजू जी से कि क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत 2020 में कुछ नया कर पाएगा, जो आज की पोजीशन है उससे सुधर पाएगा, या इसके अंदर किन बदलावों की जरूरत है. अगर आपके हिसाब से 2020 ज्यादा दूर नहीं है तो कब हो पाएगा, वो भी आपका अंदाज. माय सेकंड क्वेश्चन, दरक जी की बात को पकड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि 2020 में क्या हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे, 2030 में क्या हम दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे, और 2050 में क्या हम पहले स्थान पर पहुंचकर वर्ल्ड को लीड कर पाएंगे. आप उसके अनुसार अपना वक्तव्य हमारे को व्यक्त कर सकते हैं.
वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मेरा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा आपको। 2020 है, 22 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसके लिए पहले ज़रूरी है कि अपन कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के थोड़ा सा अपन आंकलन कर लें, क्योंकि मैं दो चीज़ में बिलीव करता हूँ, या तो डेटा में या गॉड में। बाकी सब चीज़ें क्या हो रही है कि हर साल एक अपने कंट्री के बारे में एक परसेप्शन चेंज हो जाता है। 2001 से लगा के 2012 तक 6 बार इस कंट्री के बारे में धारणाएं चेंज हो गई। 2001 में इसको अपने ब्रिक्स रिपोर्ट के अंदर यूएस के अंदर बड़े जोर शोर से अपने को बताया गया कि 2032 में अपन 3rd बड़े टॉप राष्ट्र तो हो ही जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अपनी विकास दर आगे बढ़नी चालू हो गई। और अपन ऐसे ख्वाबों में खो गए, और हकीकत बता भी रही थी। सडनली 2008 में वो लेमैन का उठावना हुआ 15 सितंबर को, तो सडनली उसके अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से वो जो डिप्रेशन का जैसे युग आ गया, और उसके अंदर अपने यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस इंडेक्स हिल गई, तो सडनली लगा कि अभी इस कंट्री में रह नहीं गया। फिर 2 साल थोड़ी सी आवाज़ आई, और लास्ट ईयर से बिकॉज यूरो प्रॉब्लम हो गई, यूएस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी बहुत दूसरे कंट्रीज़ में, और एकदम थोड़ा सा ये 5% 7% से घट के 5% जीडीपी होने से एक नेगेटिव जो भावना और धारणा बन गई देश के बारे में, और उसको अपन एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। और जब पॉजिटिव होता है तो उसका भी एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ना। वो अपनी हकीकत में जाइए, थोड़ी तय में जाइए। पहली बात है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जीडीपी अपने देश की पोजीशनिंग क्या है, अपने वर्ल्ड की यदि पूरी बैलेंस शीट बनावे तो हमारे फाइनेंशियल लेखा जोखा में पूरे वर्ल्ड का जीडीपी लेखा करीब $70 ट्रिलियन बनता है आज, पीपीपी रेट में और जनरल वे में भी। 1 ट्रिलियन में, अभी ये कोई छोटे मोटे कंप्यूटर में भी फिगर नहीं आएगा, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है, और 1 बिलियन में 5500 करोड़ होता है। तो अपने मोटा मोटी समझ लो 70 ट्रिलियन एक यूनिट है। उसके अंदर यूएस का हिस्सा 15 ट्रिलियन है, और परचेजिंग पावर पैरिटी एक इंडेक्स होती है, उसके हिसाब से चाइना 11.3 है, और मैं आपको करेक्ट करूंगा, शायद कुछ इस साल में जापान पीछे रह गया है, और इंडिया 3 है। 4.6 ट्रिलियन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और जापान कुछ ही मिलियंस के पीछे है। और जो नॉर्मल अपन जीडीपी समझते हैं वो अपना 1.8 ट्रिलियन है, उसमें अपना 11वां नंबर आता है। शायद अगले 2-3 साल में रशिया और कनाडा अपने से पीछे हो जाएंगे। तो ये तो होगी अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट के बारे में। जहाँ तक विकास दर का सवाल है, डोंट फॉरगेट कि अपन 9% भी ग्रो किए इसवीं सदी में, इस 10वें दशक में। 2009, 10 और 10-11 8.4% भी किए हैं। उसके बाद में 2012 एंड हुआ था तो 6.5 में किए हैं। इस बार 5% हो गए। पर डोंट फॉरगेट 5% सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अब ये बात अलग है कि यदि यूएस 2% भी ग्रो करता है, बड़ा हाथी है, वो 2% एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज्यादा हो जाता है, पर फिर भी अपन आफ्टर चाइना स्टिल वी आर ग्रोइंग सेकंड हाईएस्ट। अब ये क्यों हुआ, इसके कई कारण हैं, लेकिन जब अपने को 2020 खेलना है तो आज अपने इनेबलिंग फैक्टर जो है, यदि पॉजिटिव साइड देखा जाए तो शायद ईश्वर की अनुकंपा अपने कंट्री पे कुछ ज़्यादा ही रही है। नेचुरल रिसोर्सेज में देख लो, डेमोग्राफिक्स जिसको बोलते हैं, अपनी पॉपुलेशन एज देख लो, मीडियम एज 26 है, अपनी वर्किंग पॉपुलेशन 55% है, अपनी बैलेंस शीट में आज 121 करोड़ की आबादी एसेट साइड में है। क्योंकि सारा वर्ल्ड आज यदि अपने को उनका खपाना है, कैन दे इग्नोर इंडिया इन देयर लिस्ट? सर्टेनली नॉट। इंडिया इज वेरी मच स्ट्रेटेजिक कंट्री फॉर देम टू डिसाइड देयर कैपिटल, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता इंडिया को। चौथी चीज कि आज अपने पास में हर चीज को बनाने के लिए नेचर की अनुकंपा है। तो यदि थोड़ी सी जो जरूरत है वो है एक तो पॉलिटिकल विल की, लीडरशिप विल की जिस दिन हो जावे, इंडिया कैन ग्रो इवन मोर देन 9%, दो मिस्टर मनमोहन सिंह हैज बीन ऑलवेज एडवोकेटिंग
विद कॉन्फिडेंस एंड विद कन्विक्शन 9%। अभी थोड़े बीच में थोड़े घबराए हुए हैं, इसलिए ओपनली नहीं बोल रहे हैं, पर डे इज नॉट फार ऑफ। आगे की चीज ये है कि अपने यहाँ पे 2 कंसर्न्स हैं, और वो 2 कंसर्न्स को भी प्रायोरिटी में लिया गया है। पहला अपना है लिटरेसी रेट एंड दूसरा अपना लेबर प्रोडक्टिविटी रेट। आप लिटरेसी देखेंगे तो अपनी लिटरेसी जो है एजुकेशन के हिसाब से वो 61% है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज जो है वो 75% प्लस है। एंड रशिया जैसे 100% है, यूएस 99 है, चाइना 75% प्लस है, रादर 82 होगा, आई एम मिसिंग दिस नंबर। तो उसको देखते हुए अपन फार बिहाइंड है। एजुकेशन का फोकस होना, ये पूरे जो अपने इंक्लूसिव ग्रोथ की बातें करते हैं, ये कंसर्न है। और ये मेरे ख्याल से द डे जिस तरह से लेजिस्लेशंस हो रहे हैं और एजुकेशन का वॉलंटरी स्प्रेड हो रहा है, 2020 तक तो श्योरली वी विल अचीव फार मोर देन एक्सपेक्टेड। दूसरा कंसर्न जो है वो है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो जो अपनी उससे लिंक्ड मैं यदि करूं तो मॉर्टेलिटी रेट्स, डेथ रेट्स, ये दोनों अभी भी चिंता का विषय है। एंड दैट रिफ्लेक्ट प्रोडक्टिविटी बाय इटसेल्फ एंड हेल्थ रिलेटेड। ये तो कंसर्न्स है, पर मेरे ख्याल से अब ये कोई छुपे हुए नहीं है। थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग एंड इंडिया इज गेटिंग वेल कनेक्टेड इन गेटिंग कपल्ड विद ऑल इंटरनेशनल सिनेरियोज। दुर्भाग्य यह है कि बाहर की दुनिया में भी जो भूचाल आया हुआ है, अब उससे अपन अनअफेक्टेड नहीं रह सकते हैं। परंतु समथिंग पर्सनली आई सी, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स काफी लोग बोलते हैं, पर मैं समझ रहा हूं रिलेटिव टर्म्स में वी आर सीइंग अपॉर्चुनिटी इन दिस डिवास्टेशन। 2000 पहले इंडिया सोने की चिड़िया था, और 2020 में भी जिस तरह से बाहर का वातावरण हो रहा है, माइनस एंड हियर प्लस विल बिकम इंडिया अगेन बिग सोने की चिड़िया। 2030 हो सकता है। सिर्फ एक चाइना डेफिनेटली विल रिमेन एहेड ऑफ अस। ब्रिक की थ्योरी जो है, ब्राजील, इंडिया, रशिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका इज फर्दर वन एडिशन। ये थ्योरी 2030 तक साकार होने वाली, बिकॉज और कोई ऐसी कंट्री की ताकत नहीं है डेमोग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोई दूसरा देश इससे बेंचमार्क कर सके। यूएस बड़ा हाथी है, वो गिरना भी चालू होगा तो उसको वर्षों लग जाएंगे। तो अपन विश भी नहीं करते, अपन कहीं प्रे भी नहीं करते कि वो गिरे। पर बाकी कंट्रीज के कनेक्शन में आप देखा जाए, 3rd हाईएस्ट पीपीपी आज जीडीपी देश है। देश की जनता में जागरूकता आ रही है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह के एजुकेशन में सेल्फ प्रोवोकिंग एंड एनर्जाइज थॉट्स आ रहे हैं। 1-2 साल हो सकता है आपका विजिबिलिटी थोड़ा नहीं लग रहा है, सब डरे हुए जैसा है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कॉम्पैक्स हो गया। तो आई फील थिंग्स डेफिनेटली विल वर्क आउट फार बेटर। एंड टू आंसर योर दिस थिंग्स इन सम अप, कि ये 2020 का खेल शुरू हो गया है। ओपनिंग बैट्समैन सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है कि उसको थोड़ा सा डायरेक्शन पॉलिटिकल लेवल से नहीं मिल रहा है। होपफुली इलेक्शन के बाद में यदि क्लैरिटी आ जाएगी तो सिर्फ सिक्सर्स के अलावा और कुछ नहीं लगने वाले। बहुत आई थिंक हेलो जाजू जी, आपने सही कहा, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें मैंने क्या समझा है कि आपने एक पॉइंट टच नहीं किया। भारत के अंदर वर्तमान में घोटाले बहुत हो रहे हैं, स्कैम्स, 2G स्कैम, कॉलगेट स्कैम एंड देन मेनी मोर अदर स्कैम्स। आपको ऐसा नहीं लगता? तो मैं ये क्वेश्चन आपसे चुराते हुए, आपने इस चीज को कवर नहीं किया, मैं ये चाहूंगा कि क्या इस स्कैम प्रॉन इंडिया में जो इतने स्कैम्स हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों के होते हुए भी, डे बाय डे करप्शंस बढ़ते हुए भी भारत अपनी ग्रोथ मेंटेन कर पाएगा? मैं केविन जी शाह से चाहूंगा कि वो आप हम सबको इस पे गाइड करें। Thank you for your question.
It's a difficult question to answer considering the current circumstances in which we are sitting over here reading the newspapers every day. Having said that, the question that you asked was still filled with a lot of optimism. If not 2020, if not the year 2020, 22, 2030, 25, 30, there was always that kind of a tone, underlying tone in your voice. And then you also asked when will we become number 3. He already confirmed we are number 3, or number 2, or number 1. So it looks like, in spite of what is happening, there is a real sense of optimism in all of us over here. And before you can ever achieve anything, the first thing you need to get is a set of mindset. And the mindset of the general population, and in particularly the youth over here, vis-a-vis the youth in the other countries. For example, a lot of people may not know that 40% of the youth in Spain are unemployed today. More than 60% of youth in Portugal are unemployed today. They have no idea what to do. So you can imagine where it is going to go. Having said that, I don't believe that being better than the worst is being good. But nevertheless, India has been a country where we sometimes tend to go 3 steps in the front and 1 step at the back. And maybe we are at that phase that we are 1 step at the back right now. And I believe that the armies of the world cannot stop an idea whose time has come. And India's time has definitely come, in spite of all the corruption that you're talking about. We read the other day that Sukhramji went to jail. Kalmadi has gone to jail. Raja was in jail. These things were never heard of. We only assume that, okay, something will happen. It will go on forever. And by the time the justice will be delivered, the person would have gone back to his maker. So we relied on him being fried in the hell. But it seems they are really going to jail, so this is just a beginning. The other thing which I feel is that the digitalization which is taking place of the economy, you have got Aadhaar now coming through. It will have a huge impact where the scope for corruption will definitely go down. And this is going to have a freakonomic advantage, which is right now we are not able to calculate. And the last, of course, this is we have all gathered under the heading of entrepreneurship. And I would say that there is a joke that why Indians don't play good football is because every time they get a corner, they say, forget the game, let's open a shop. And there is a lot of entrepreneurship which is brewing, in particularly with the young people, and this demographic advantage that we are talking about is definitely going to be in our favor. I am optimistic. We are just taking that 1 step behind. Maybe it's preparing for the giant leap ahead. So I think that these are the little distractions which are there, but these are very, very momentary. Things will just pass. We never knew we'll reach in this position. We never talked about it. And suddenly we'll say, where did it all go? It just disappeared. This is how it is. When I came to India after my education in US, people were saying, why are you going back? There's nothing over there. Today, after 15 years, 20 years, 25 years, people who are settled there are planning to come back. I'm not talking about those guys who are not finding opportunities there. They are not finding opportunities. I'm talking about very well-settled people. So have faith. There are many Dr. V's and SROs in the making. Great, good. Thank you, thank you. We got the positive answers from both the panelists. But let me tell you, he tells that there are turmoils in the international economy also, Jajuji has referred. And I believe that Chandakji is having the contrary view. I request Chandakji to share his views also, ताकि हमें वास्तविकता क्या है उसके बारे में ज्ञान हो. I think first of all, I would like to really say that. Hello, can you hear me? Can you hear me now? Okay. I think first of all, I fully agree with Jajuji and Kevin both that the till 2020 the opportunities, we are full of opportunities. There are a number of opportunities which are going to come. GDP is going to grow, and the business opportunities, particularly for entrepreneurs, are going much more than what they have today. So this is a very positive sign. So far this conclave is concerned, I think this is a very positive sign that this is the time that we have to enter entrepreneurship. This is the time the opportunities are very good. This is the time because of the large
things, and which particularly Ms. Jaju has said, that no, the world cannot ignore us because of the kind of consumption we can have. And I fully agree that world cannot ignore us. So far the political system is concerned, the political system is exactly what we deserve. I don't think that we deserve anything better than the current political system. The way we behave, the way we vote, the way we respect the politicians, I think it exactly we deserve. Unless we don't change, I don't think there is any chance whatsoever of the political system changing. That had been the system, and I think there is no change. Many times people tell me that Bombay is very dirty outside. You see that how we behave. How do we throw things out of the car? What do we do? What do we throw out of the house? How we keep the house our clean? The way we throw the things from the window. They're all reflection of our nature. And we cannot accept that somebody else from BMC will come and sweep the floor. So far the leadership position of the country is concerned, I think we look at the history of the world of thousands and thousands of years, right from Ram and Krishna. I think the leadership of the world will always remain with the knowledge and with the defense. It can never remain because of the demography. It can never remain because of the consumption. It can never remain by any other reason. The only reason the world can be leader, any country can be leader, is only either by knowledge or by defense. Knowledge is superior to the defense, but knowledge and the defense are the most critical things. When you look at India today, how many patents we have filed? How many Nobel Prize we have got for the research? What did we do in terms of that? And we are absolutely blank. We might have done 2000 years very well, but in last 500 years, I don't think we have done anything positive which we can be proud of. If at all we got a Nobel Prize, it is for literature, peace, all other things. Even if an Indian has got an award, it is only when he was a US citizen or a European citizen, never as an Indian citizen. Hardly there may be one case here and there. C.V. Rao is the only person. That also I think again 50 years ago or 60 years ago. So when you really look at today, which country will grow today, but this has changed in China. Number of patents filed by China are far greater than USA today. The kind of research which is going in China is far greater than India today. India is absolutely absent. We are not even focusing on that. So I think today to think of a leadership, to think of that will grow in the world is actually a very empty dream according to me. We are all optimistic. We talk all big things. Particularly Indians are good orators. We are good talkers, and we are always optimistic. That does not help. I think we have to really, and particularly the younger generation, has to work in that direction. Even when you look at the industry, how many types of industries which are innovative nature has been started by us? We are all starting adoptive, imitative, wholesaling, trading. How many innovative, we can claim that how many apples we have produced, what we have done. Even when we look at some pharma industries, barring one or two, everyone is copying some patent from somewhere. We are fighting on the patent copying. I think the basic structure has to change in the country where we look at research and the defense. Today we don't have shoes to give to our army people to go to the Himalayas. We don't have a single aircraft which we can supply to the army. Everything is dependent upon the France or US. If US gives the plane to the Pakistan, we are unhappy. So if we cannot defend ourselves, what way we can say that we are growing? Only by GDP growth? I fully agree with Jajuji that world cannot ignore us because we have so much people we can buy. So if we are a customer, and customer they cannot ignore, I fully agree. But I don't think anything else we are really changing. We really have to make a basic difference in our education system. We have to really change ourselves. That only can change our country, and that's the younger generation can change. Thank you. Thank you. So what I feel, what is the message has come from Chandak ji is, be the change and do not expect the change from anybody else. If you change yourself, then definitely the others will follow you. Friends, coming to, yeah. Kevin wants to add something to it. वो भी चालू हो गया. Good beliefs is not good behavior, is what the sum total of his talk is. That yes, we are great believers, but in order to put those beliefs into action, some real paradigm shift needs to be made. And I would fully accept the counter argument that he has given, except one small point is that the fact that we are discussing this today,
it would not have been discussed 20 years ago. So it's a really huge leap in that direction. That's the mindset at least we have got. We have a huge journey to make, no discussion on that. We have a lot of things to do, and merely having good beliefs is not going to get us there. This sloganism, these nice sayings, speeches is okay. But we have to get down into brass tracks and get a, we need to have dirty fingernails and a good imagination, both put together. When I say dirty fingernails, you gotta go down and build things. You need to be on the shop floor, manufacture, not just be wholesalers, traders. We need to get our fingers dirty, make things that make us proud with a Made in India label. And then with our imagination, we have to have that cutting edge insights into the human behavior and make others our customers so that our goods are exported. That journey we still have to make. We are still on an optimistic note, but that has to be brought into action. And a little bit on China, I have always believed that defense is very important, and China is really, really flexing its muscle very strongly. It is a country which has almost now cracked the code for making the stealth bomber equivalent, which cannot be detected on the radars. It also has made the aircraft carrier. But one mistake which China is making, and we all must be aware of that it is doing things too soon, too fast. It is a growing leader with no follower. Nobody likes China anywhere in the world. It has already opened its borders in its confrontational stance, a little bit with India, with Japan. They were about to go to war about 2-3 months ago, with Philippines, with Taiwan since ever, with Vietnam. So it's a leader which is getting a little arrogant, ahead of its schedule, and therefore they will also get the backlash. And ultimately, China is also growing with the same model originally of copying. Now they're coming up with some innovations, but they need customers. And if they start flexing the muscle too soon, too fast, I think the customers are not going to be held for ransom. So I would discount the China factor a little bit. Having said that, yes, they are much ahead of us. We need to salute, strength respects strength. We need to appreciate what they have done. And what he's saying is 100% right. At least we are discussing this today, that India can make it. And that is a huge step since just about a decade or 2 decades ago. Thank you. Thank you. Thank you, Kiranji. Basically, it's not kindly, please mistake as a controversy. To those facts, Chandakji has rightly added a very quality and value dimension. And that is also, I salute him, because that is what is needed to obtain a quality and value growth going forward. Mere numbers will not serve the purpose. That has been the essence of this. So please not to be mistaken that, because you will live then in a state of confusion. For example, today India has given to IT sector in US, Microsoft, 34% people working Indian origin. In even doctors, there is 32%. NASA, there's a number of guys. So India has a tremendous potential. What is needed is to harness that potential, bring back into the country. Then you can create every year number of Nobel laureates and many other awards. Patents, and that knowledge will get automatically encouraged. So those are the weeds in this jungle which have to be removed. And I think that exercise will happen not out of voluntary process, but compulsory process, because we by nature always treat China as our enemy or threat. Under that compulsion of threat, we have no option but to make ourselves grow. And China, please, I agree, is also a black hole. We don't know what is public domain information. So otherwise, barring China, we have every reason to grow, except that definitely, Chandakji, whatever I said is a reality. And if that doesn't happen, then finally God will come to our rescue. Thank you. Thank you. Thank you. Friends, one thing, one message to all of you. If you have any questions, please note down on a piece of paper. Send that piece of paper through Mr. Bridge or Narayanji to me. I'll throw that particular questions to any of the panel speaker. And if you want to ask that question particularly to someone, then you can write his name also on that piece of paper. Friends, taking clues from these three, the one word which I got is demography. And what is demography? A youth
a young working force which India is having, and on that only what we are thinking is, on the basis of that we can grow, we can build ourselves and we can be number one. But हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, आज की तारीख में हम माहेश्वरी समाज का ले लें, मारवाड़ी समाज का ले लें, कुछ डिफरेंट होता जा रहा है। और जो डिफरेंट हो रहा है उसके कारण से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे आज वो जानकारी चाहिए। और क्या हो रहा है, आज हर आदमी कैरियर कॉन्शियस है, करियर कॉन्शियस, तो लेट मैरिजेज हो रही है हमारे समाज में, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड फैमिली है, अलग अलग जगह बट के रह रही है, एक साथ नहीं है। HUF जो हुआ करता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कॉन्सेप्ट, उसके कारण से बहुत बड़ा व्यवसाय कर लेते थे हम लोग, वो नहीं है। लॉनली पेरेंट्स, माँ बाप अकेले हैं, बच्चा इधर काम कर रहा है या US में काम कर रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसके कारण से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और वर्चुअलाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप, आज हम मिलना पसंद नहीं करते, बाजू में बैठे हैं, इवन अपने होता क्या है, ऊपर पहले माले के रूम में बैठा है, नीचे डिनर की टेबल लगी हुई है, बेटा बाप अपने बेटे को SMS भेजता है कि बेटा प्लीज कम ऑन द डिनर टेबल, वी आर वेटिंग फॉर यू, एंड बेटा सेज पापा आई एम कमिंग इन 2 minutes, आई एम बिजी विथ चैटिंग in with so and so on the Facebook. So this is the case where virtualization of relationship is taking shape. जब ये सारी चीजें हो रही है, ऐसी परिस्थिति में राजेश जी, चूंकि आप फैमिली बिजनेस, सक्सेशन प्लानिंग और फैमिली में डेप्थ में गए हैं मैनेजमेंट के लिए, तो मैं चाहूंगा कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जो सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पैदा हुआ है, हमारा देश जिस गति से ग्रो होना चाहिए, ग्रो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? To what extent these things will come in the group? Correct. धन्यवाद काबरा जी। एक छोटा सा डाइवर्सन लूंगा बिफोर आई टच अपॉन दिस सब्जेक्ट। लक की एक डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। ओके, वी हैव nobody in the world today doubts that India is standing at a threshold जहाँ opportunities बहुत है। In fact, the world believes more than us in India. We are much more skeptic, but there is a deeper belief because they, as Jajuji told, the data in God, the data is in our favor because our demographic advantage is there. So everybody who is a rational person can make out that India is a land of big opportunity. So that means the opportunity is there. And the second part is what? Preparation, which is in whose hands? So who is going to make or spoil the India story? It is us only. It is the government that we are blaming. Yesterday there was a demand that why don't we participate in politics? अगर अच्छे लोग अच्छे काम में आगे नहीं आएंगे तो बुरे लोग अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको कैसे दोष दे सकते हैं? मैं जीतो को बिलोंग करता हूं। कल यहाँ डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग महेश्वरी लोगों को प्रमोट करना चाहिए, अच्छे यंगस्टर्स को ब्यूरोक्रेसी के लिए और पॉलिटिक्स के लिए, और मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको करो, क्योंकि हम लोगों ने जैन समाज में किया और कम से कम 40 अच्छे पिछले 3 साल के अंदर में स्टूडेंट निकल कर वो उन पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं टैलेंट के माध्यम से, कोई अनड्यू प्रेशर नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज जो इंडिया की होने वाली है वो गवर्नेंस ही होने वाली है, इसको तो समझना पड़ेगा। तो कब तक हम लोग ये रोते रहेंगे, कब तक ब्लेम करते रहेंगे? क्या हमारे ज्ञान में कमी है, कैपेसिटी में कमी है? तो अगर ये पार्ट के लिए जब हम खुद जिम्मेदार महसूस करने लगेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया को कोई नहीं रोक सकता है। सो दिस वाज जस्ट बिकॉज दिस डिस्कशन वाज हैपनिंग, सो आई थॉट इट इम्पोर्टेंट टू talk about this. Now coming to the family side, you see, I see lot of dramatic changes happening, good or bad, all kinds actually. And if I visualize that
what kind of society we are going to live in. As I was telling yesterday, कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ही फैमिली वैल्यूज थी. इंडिविजुअल वैल्यूज में हम लोग बहुत पुअर है, या मैं कल कवर कर चुका हूँ, और जैसा चांडक जी भी बोल रहे थे, या मैंने भी एक किताब रिकमेंड की थी, गेम्स इंडियंस प्ले, पढ़िए, वाई वी वेयर स्लेव्स फॉर 600 ईयर्स. इन सब की गहराई में जाइए तो अपनी जेनेटिक मेकअप का आइडिया होगा, तो हम समझ पाएंगे कि देयर इज समथिंग फंडामेंटली. वी आर वेरी बैड टीम प्लेयर्स, यू विल वॉच फॉर दैट. तो फुटबॉल के बारे में इन्होंने बोला कि कॉर्नर में दुकान कर लेते हैं, बट हम गेम कितना खेल पाते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में. इन सब चीज़ों के बीच में फैमिली स्ट्रक्चर में मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो लेट मैरिज के कारण और मैरिज का जिस ढंग से एक खेल सा हो गया है, उसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने देखते हैं कि इंडियन बाहर जाता है फॉरेन में, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है. यू नो देयर इज ए वेरी फंडामेंटल थिंग हैपनिंग देयर. उसका जो वेस्टर्न कलीग है ना, उसकी आधी एनर्जी अपने सेकेंड डाइवोर्स वाले तीसरे बच्चे के टेंशन को लेके एक्चुअली, जबकि अपनी फैमिली में ऐसा नहीं होता है. वी कैन डिवोट आवर 100% एनर्जी टू द वर्क इन हैंड, बिकॉज फैमिली साइड से इवन इफ देयर इज अ वर्किंग वाइफ, आवर फैमिली स्ट्रक्चर टिल नाउ हैज बीन मोर और लेस स्ट्रांग. तो हम लोग एक फोकस्ड वे में काम कर पाते हैं. नाउ दिस फैब्रिक इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब लाइक एनीथिंग. जो एक इंडिविजुअलिटी जिस ढंग से आ रही है, उसका आना खराब नहीं है, लेकिन हम लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड की हर चीज को वैसे का वैसे अडेप्ट करने की कोई दरकार नहीं है. देखिए, कुछ हद तक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में ज्यादा है, तो उस हद तक लिबरेशन जरूरी है, लेकिन हम लोगों को उसका एक इंडियन वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा. अपने वैल्यूज को बचाने पड़ेंगे और प्रैक्टिसेस के मामले में लिबरल होना पड़ेगा. जैसा मैं कल बता रहा था कि प्रैक्टिसेस के मामले में लिबरल बनिए, पर अपने वैल्यूज को रिटेन करिए, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ है. अगर वैसा नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी. और अगर मैं बोलूं तो एक एजिंग पॉपुलेशन, ऑल्दो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हेल्थ मोर्टेलिटी रेट इज लो, स्टिल इट इज गोइंग टू इंक्रीज. और इसका भी एक इफेक्ट आने वाला है कि एजिंग पॉपुलेशन में जब इंडिविजुअल यंगस्टर जो है वो लिबर्टी और फ्रीडम को सीख कर रहे हैं, तो पेरेंट्स जो है वो लोनली लाइफ लीड करने वाले हैं. और इसमें राठी जी जैसे बता रहे थे कि उस तरह के सुझाव कि कम्युनिटी लिविंग जो है, इस तरह की चीजें आएंगी जहां पर एल्डरली लोग साथ रहेंगे. एंड आई टेल यू वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज दैट एवरीबॉडी वांट्स टू लिव विद डिग्निटी. तो ये भ्रम नहीं है कि माँ बाप बच्चे के साथ हमेशा रहना पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है. जितने आज बच्चे इंडिविजुअलिटी को सीख कर रहे हैं, उतने ही पेरेंट्स भी अपनी इंडिविजुअलिटी और डिग्निटी को सीख करेंगे, और वो चाहेंगे कि भैया तेरे को अलग रहना, अलग रहे, हम अपनी इज्जत से जिंदगी जीना चाहते हैं. और उस हालत में कम्युनिटी लिविंग विल कम अप लाइक आई हैव अ बिलीव दैट इट विल हैपन, जहाँ कुछ सीनियर एज के लोग एक साथ रहेंगे और वो अपने शाम को मिल रहे हैं, चाहे उनकी कंबाइंड ईटिंग प्रोविजंस है या वट एवर इट इज. Those who can afford will go for those kind of things, because they would not like, क्योंकि इंडिया में देखिए सोशल सिक्योरिटी कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो प्रोवाइडेड नहीं है. तो कुछ हद तक ये चीज भी हम देखेंगे कि पेरेंट्स अब अपनी सेविंग के बारे में चिंता करेंगे. अभी तक उन्होंने चिंता नहीं की है. इंडिया में सब कुछ पास ऑन हो जाता है और बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है. आई फील दैट चेंज हैपनिंग वेयर पेरेंट्स विल बी लुकिंग फॉर देयर ओन सिक्योरिटी. आई ऑल्सो सी वन थिंग हैपनिंग. आई सी that because youngsters अपने own करियर की इंडिपेंडेंस में फैमिली बिजनेसेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इस कारण से सेल ऑफ काफी होंगे, वेंचर्स की सेल्स काफी होगी, बिजनेसेस बिकेंगे, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी होता है, वो चीज यहाँ भी आएगी, और सेल परचेज ऑफ वेंचर्स काफी होंगे. और लोग अब अपने आप को अभिमन्यु नहीं समझेंगे कि ये दुकान मैंने लगाई है तो मैं इसको अब जिंदगी भर इसको बोझ की तरह उठाता रहूं, और जैसे आपने कहा कि सारी दुनिया का स्ट्रेस लेके ऐसे खड़ा रहूं, ऐसा नहीं है. अगर वैल्यू मिलेगी तो एग्जिट ले लेंगे. बेटा अपनी पढ़ाई में अगर मस्त है और अपने 50,000 की नौकरी में खुश है तो खुश रहे, हमारे पास पैसा आएगा, हम दुनिया घूमेंगे, मजे करेंगे, ऐसी चीजें भी आएंगी. रिक्वेस्ट है थोड़ा सा भी ब्रीफ रही है. एक मिनट में जो मेरे क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आते हैं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपने सवाल रिप्लाई देने की कोशिश करिए. अगर उसमें तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि शायद मेरे पास बहुत क्वेश्चन, जब मैंने रिक्वेस्ट मेरा हो भी गया है. हाँ, मैंने रिक्वेस्ट की है तो बहुत से क्वेश्चंस आ चुके. नहीं, आप कंप्लीट करें. टेकिंग सम क्लू फ्रॉम अगेन, राजेश जी बात कर रहे थे कि एल्डरली
जो लोग अकेले रहेंगे, सीनियर्स अकेले रहना चाहेंगे, एल्डरली होम्स भी बन चुके हैं आज। क्या ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है लोगों के लिए? बहुत बहुत ऑड क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल रहा हूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जब चाइल्ड केयर हो सकता है तो एल्डर केयर क्यों नहीं? So that is also possible. Coming to a question which I am giving to Chandak ji, what are the new areas where Indian entrepreneur should make investment, and these areas or industry will help India to create global benchmarking? Do you think that organized home services, packaged food, tiffin, hospitality, elderly or child care center, branded services, home delivery and logistic services are or can be the new avenues where the youth can enter into the venture and can do something, or these can be the ventures where the Indian youth can even serve across the globe? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप इसके अलावा भी कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर, एरियाज और अपॉर्चुनिटीज आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, तो बहुत अच्छा सवाल है कि अपने कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, और वो इस हिसाब से अच्छा है क्योंकि अभी ये पूरे 2 दिन का विषय है। हम 2020, 30, 40 के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ये विषय ज़्यादा जरूरी है कि जिसके लिए हमने कॉन्क्लेव किया है उसमें हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और आपने जितने भी बताए हैं वो सारे के सारे सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड है। जैसे कि अपने को पता है कि भी मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेल, सर्विस, ये सारों में ही अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ सर्विस में ही ऐसी नहीं है, लेकिन अब जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज बड़ी हो रही है और छोटी इंडस्ट्रीज थोड़ी कम हो रही है, तो उसमें डेफिनेटली आप जैसे बताया दुर्गेश जी कि सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी रहेगी। और सर्विस इंडस्ट्री में हम जाने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर किसी आदमी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है तो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जा सकता है। मेरा पर्सनल विचार ऐसा है कि आज के तारीख में जितने भी आपने बताए हर किसी में स्कोप है, और ऐसी उसमें से कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें स्कोप नहीं है। लेकिन एक मेरा जनरल परसेप्शन ऐसा है कि एक तो हाइजीन रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी स्कोप है, क्योंकि आजकल सब लोग हाइजीनिकली बहुत ठीक रहना चाहते हैं। और आजकल वो हाइजीन का इतनी आदत होगी, जो हो सकता है कि पुराने ज़माने में हम कौन सा पानी पीते थे, हमने तो कभी बोतल का पानी देखा नहीं था, और नल का सीधा रेलवे से निकाल के पानी पीते थे। आज के तारीख में गरीब से गरीब आदमी भी बोतल लेकर के अपने, चाहे वो सेकंड क्लास के बर्थ में भी चढ़े, लेकिन बोतल लेके चढ़ता है। तो जो हाइजीन रिलेटेड जितने भी हाइजीन हेल्थ रिलेटेड है उतने जरूर चलेंगे। दूसरा, जैसे कभी विषय आ रहा था कि भाई क्योंकि पेरेंट्स अलग रहना चाहते हैं तो नेचुरली उनके लिए केयर भी जरूरी है, तो मेरे ख्याल से वो भी जरूरी है कि उसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और दूसरा तरीका देखने का यह है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज, हम जो इंडस्ट्रीज आज से 30-40 साल पहले अच्छी जो डेवलप हुई यूएस में या यूरोप में, वो अब धीरे धीरे यहाँ डेवलप हो रही है। तो आज के तारीख में ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ये यूएस में काफ़ी डेवलप हो चुकी है। चाहे ये ओल्ड एज होम हो या सपोर्ट हो, ओल्ड एज होम भी नहीं है एक्चुअली में, ऐसी कई जगह इंडस्ट्री है। और अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं। सर्विस ये है कि लोग उनके यहाँ हर दिन या 1 दिन 2 दिन में एक बार या कभी जाएंगे, वो उसको पूछेंगे भैया तेरी मेडिकल टोस्ट कौन सी है, तेरे को सब्जी कौन सी खरीदनी है, क्या खरीदना है। उसके साथ में आदमी जाएगा, खरीदेगा, उसको फिर वापस घर छोड़ देगा, और वो गाड़ी अपनी लाएगा, ड्राइवर अपना लाएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और ऐसे भी आपको एक बार इसका मार्केटिंग करने की जरूरत है, लेकिन ये सभी में ही स्कोप है। तो स्कोप आपने जितना बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री को ही फोकस ना करते हुए ये भी देखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ जा सकते हैं, होलसेलिंग में कहाँ जा सकते हैं, रिटेलिंग में कहाँ जा सकते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड इंडस्ट्री में कहाँ जा सकते हैं। सभी में ख्याल करना चाहिए, सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में ख्याल करना जरूरी नहीं है। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि सबसे पहले ये देखो कि आपकी पैशन कहाँ है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है।
कि हो सकता है किसी लोगों को ये उस बिजनेस में पैसा बहुत हो लेकिन वो काम अच्छा नहीं लगे। हो सकता है कि कल रोड झाड़ने में भी बहुत पैसा हो, कि कोई बोले इसका कॉन्ट्रैक्ट लगे उसमें बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसको काम नहीं मिले। बहुत लोगों का ऐसा भी है कि भी ये कई जगह मैंने पहले सुना है कि जो मारवाड़ी फैमिली है उसमें अगर कभी मांस मच्छी का काम आया तो हमने नहीं किया, अगर होटल में आया तो होटल वेजिटेरियन होटल रखी। आज के तारीख में जो भी लोग होटल खोल रहे हैं उसमें वेज नॉन वेज दोनों रख रहे हैं। तो अब हमारा स्वभाव कहाँ जाता है और हमको क्या सूट करता है, हमको कौन सी पैशन है, उसके हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट सब में रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये जरूर है कि अगले आने वाले 15-20 वर्षों में इंडस्ट्री के लिए, काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। Thank you, Chandak ji. So these all are the new areas where our youth can focus and can start some new venture. Let me tell you 2 small examples which I have come across because I know them personally very well. इन्हीं में से 2 इंडस्ट्री जो कल बात कर रहे थे, मैंने उसी समय वीडियो पे ठीक कर दो .com करके एक जो होम सर्विसेज है, स्पेशलाइज्ड होम सर्विसेज, ठीक कर दो .com, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 2 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में चालू किया है, and it was flashed on the CNBC Awaz also very recently. It's a new concept and definitely all the people will get it. हाँ, get it. And उसके थोड़े दिन पहले मेरे एक मित्र माहेश्वरी हैं, जिन्होंने 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलकर एक कंपनी बनाई है प्राइवेट लिमिटेड। They have started tiffin services across the Thane region. They have started with Vasai, Bhayandar, etc. and they will be dealing first with the Thane region and thereafter they will be taking the Mumbai. So these kind of business are going to develop definitely. So the clue can be taken from the talk of Chandak ji also कि आप लोग भी अगर इस टाइप के बिजनेस जो सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं और अपना वेंचर चालू कर सकते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। कमिंग बैक to one more thing, I wanted to hear that particular thing from at least one of the speakers. I thought I'll take a clue and I'll throw the question, but this has not come. Anyway, मैं डाल देता हूँ उसको। क्या है कि हर चीज में आजकल एक कुछ और कुछ ऐड हो तो वो कुछ और बढ़िया चीज हो जाती है, बराबर, करेक्ट। और हम तड़का लगाने वाली बात, तो ऐसा है कि हम आजकल एक वर्ड सुन रहे हैं जो 2 से बना, वैल्यू एडिशन। कॉमन वर्ड हो गया है हम सभी के लिए, जहां जाते हैं हर आदमी यही बात करता है, वैल्यू एडिशन करो तो आपका ये हो जाएगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी सर्विसेज में भी वैल्यू एडिशन करूं तो हो सकता है आपकी फीस बढ़ जाएगी, खाली ऑडिट करूंगा तो काम नहीं चलेगा। तो ऑडिट करने के साथ साथ मैं देखूं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, उनकी इंडस्ट्री में और क्या क्या कंसल्टेंसी दे सकता हूं, कैन आई बी दी कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सो वैल्यू एडिशन करूंगा तो कुछ नया होगा। सो एग्जैक्टली वो वैल्यू एडिशन है क्या और कैसे करना चाहिए, और वैल्यू एडिशन करने से क्या भारत और हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ेंगे, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं दरक जी से रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं, इनको ज्यादा अनुभव है वैल्यू एडिशन का। मैं ये क्वेश्चन चाहूंगा कि दरक जी हम सबको रिप्लाई करें, वैल्यू एडिशन के क्या क्या फायदे हैं और भारत को ये कहां तक आगे पहुंचाएगा। दुर्गेश जी सबसे सीनियर है, उम्र ज्यादा होने से आदमी ज्यादा समझदार हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। आई थिंक मैंने आपकी समझ भी देखी है और उम्र भी देखी है, काफी वर्षों से आपसे जुड़ा हुआ हूं, इसलिए दोनों चीजों पे मुझे कॉन्फिडेंस। थैंक यू। वैल्यू एडिशन एज ही राइटली सेड and I would like to reiterate, rather endorse, is a word which is very much common and used in every area of business, industry, all kind of services. Particularly, I have seen the leaders of chartered accountancy profession, president after president, every time when they come and meet the large number of members,
say that we as professionals must learn and render value-added services. Now people little bit understand that value-added services means what? What we should do little more than what others are doing. But before I come to that, or before I come to tell you in very brief, because I see at least 10 slips have come, those are more important, I'll be little brief. Durgaji, value addition is in business, industry, profession, common word, needs to be understood. Not only that, government also has realized, and what is this VAT? Value added tax, which is substituting sales tax. When earlier we used to sell the goods, sales tax was required to be collected and paid to the government. Now they say, you purchase the goods for 100, you make some addition and sell it for 110, then you also recover VAT from the purchaser of your product, but remove from that the VAT which you have paid at the time of purchase. So government also is thinking that unless there is a value addition made by every trader, businessman, manufacturer, their collection by way of sales tax now in the name of VAT will not increase. So they are also expecting that each one of us, whatever kind of activity we are involved, we will ensure that there is a value addition. Speaking as a chartered accountant, if I am appointed as an auditor and if my fees for a statutory audit is 50,000 rupees, and that is the benchmark, any other chartered accountant will also do the same service and get 50,000. It is a statutory requirement. It is not the option of the board of directors or the company. It is required to be done by some chartered accountant. Now it is for me, how do I endear myself to that client and see that in that 50,000, what others would have done, I do something more. One small example, that when I am confronted with the audit, verification, voucher, and before I sign my report, I must have talked to number of executives, right from managing director, CFO, sales manager, products manager, looked into their records, and then said in my report that everything seems to be okay. But if I have got some signals that system is not working, system has not been very strong, then if I make what is called as a management letter, informing the board of directors that during the course of my audit, I have come across certain things which have shown some concern, and I am putting you on guard. Please ensure that these things are little more taken care of by your staff. If that is done by me, I think I am adding value services I have rendered. Thank you, thank you. So something like this needs to be done. And therefore, now the next thing is, how do you satisfy yourself that the service rendered by you had a value addition? What is the test? Yes, my friend is saying that if customer satisfaction. Now, it is such a subjective thing. Customer satisfaction cannot always be taken from the words expressed by your managing director. As an auditor, he would like to pamper you, tell you everything is fine, but that does not mean he is happy with you. दरक जी, रमेश जी चांडक भी अपना कुछ व्यूज इसके ऊपर देना चाहते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कंप्लीट करके जरा सा. बस आधे मिनट में मैं ये की कहना चाहता हूँ कि 50,000 की फीस का काम आप 55,000 का रिटर्न दीजिए
तो वो 5,000 इज योर वैल्यू एडिशन। ये आपको वैल्यू एडिशन है कि नहीं समझ में आने का एक छोटा सा रास्ता है, इतना ही बता रहा हूँ। ओवर टू चांडक जी। मैं I think Darakji has explained very well what is the value addition in a service industry. I just wanted to explain so that slightly different view, which is basically say the manufacturing, what is the value addition. Suppose you have a factory and you are paying to the worker is changing the product and manufacturing product, that is the value addition. Suppose the inventory is lying in the factory for 2 months and you are paying interest on that is adding to your cost, but it is not any value addition. It is not adding value to the product. So what is your final product? Whatever action you are doing, is it adding value to that product? So I think when a worker is working and changing the product and adding the component, that's the value addition. If someone is just sitting, inventory is sitting there, not doing anything, that is not a value addition. I think that's a simple manufacturing definition I thought I'll also give you. मेरे को तो थैंक यू चांडक जी, मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि जितना वैल्यू एडिशन करते हो उसके ऊपर कुछ बचत होती है। गवर्नमेंट भी यही मांग रही है कि 100 का 110 में बेचा तो 10 के ऊपर टैक्स ले लो। तो जितना वैल्यू एडिशन आप करते जाओगे किसी भी प्रोडक्ट में, उतनी आपकी ज्यादा बचत होती जाएगी, उतनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो वैल्यू एडिशन एक बहुत ही अच्छी कमाई का जरिया है, इनकम का जरिया है, और वैल्यू एडिशन करोगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली होगा। सो ये हमारा एक मोटो होना चाहिए और जो हमारे को आगे बढ़ा सकता है। कमिंग बैक टू वेरियस क्वेश्चंस व्हिच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द ऑडियंस एंड द डेलीगेट्स हु हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पंकज अटल, जो आगर मालवा मध्य प्रदेश से आए हैं। उन्होंने पूछा है, वर्तमान दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं वैसे में हमारे समाज के बच्चों के लिए नौकरी आधारित पढ़ाई करना चाहिए या अभी भी व्यापार केंद्रित होना चाहिए? राजेश जी, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा। कितना मिनट है राजेश जी के लिए? हाँ, वो 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, उससे जल्दी जितना करेंगे उतना अच्छा। वैल्यू एडिशन नौकरी आधारित पढ़ाई तो मैक्सिमम इंडिया में अभी तक जो सिस्टम है वो नौकरी आधारित पढ़ाई का ही है। लॉर्ड मैकाले या तो लॉर्ड मैकाले का है या एमबीए कॉलेजेस जो मैनेजर बनाने का काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई तो आपके घर में ही होती है, तो आप अपने बच्चों से जुड़िए, उनमें इंटरेस्ट पैदा करिए, उनको ये मैसेज दीजिए कि आप अपने बिजनेस को एंजॉय कर रहे हो। अगर आप दिन भर मुंह फुला हुआ, चेहरा उतरा हुआ लेकर आओगे घर में, तो बच्चा बेचारा कैसे इंस्पायर्ड होगा? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन श्री जेपी काबरा जी के लिए। We are talking to India 2020 and entrepreneurship, but we are living our family and social values. So please tell us, where will be our family values? What will be our family structure in 2020? I think in part this question was replied by Rajesh Ji Jain when he was talking on that particular subject, and now also. But still, if you have your view, you can give. Just 2 minutes, 1 minute I'll take. See, as far as the family values are concerned, let me tell you, our values are sufficiently strong. Nothing wrong is going to happen. The value which we practice today will be practiced in 2020 also. Only thing is, आज के अलग से दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन आज इंडियन वैल्यूज के पूरे वर्ल्ड के अंदर कदर हो रही है और हम अपनी वैल्यू को भूल रहे हैं। सिर्फ हमें दोबारा इसको टर्न करना है और फिर हमारी अपनी वैल्यू वर्ल्ड के अंदर फिर सुपीरियर होगी। एक चीज मैं आपको छोटी सी चीज यहां पर बताना चाहूंगा। मेरे एक मित्र है, उन्होंने एक कविता लिखी थी। उन्होंने उसके अंदर कहा था कि बोले, कई लोग हमको कहते हैं कि जापान अपने राख के ढेर से, जैसे वो फिनिक्स पक्षी आता है ना, वैसे आया हुआ है। तो बोले बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं कि जापान राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी के माफिक आया है, हम भी आना चाहते हैं। इसी के लिए तो हमने हमारे देश को राख के ढेर में परिवर्तित करने की सौगंध खाई है। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, कंसिडरिंग दिस 2020 डिस्कशन, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग फॉर यंग इंडियन ग्रेजुएट? शुड ही गो स्टडी इन यूएस एंड कम बैक 5-7 years लेट टू सेटल हियर और अदर? आई थिंक जाजू जी ने जब
बोला था तो जवाब दिया था, आज ब्रेन ड्रेन हुआ है। यूएस में 33% डॉक्टर्स है, 60% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो इंडियंस है। अगर वो वहाँ से यहाँ आते हैं तो हो सकता है इंडिया विल ग्रो एट मच बिगर पेस। आई थिंक जाजू सच्चाई ये है, क्योंकि मेरे करीब करीब 40-50 मित्रों से जो मेरा क्लोजनेस है, उनके जो बच्चे और बच्चियां जो फॉरेन में सेटल्ड हो गए हैं पढ़ाई करके, इंक्लूडिंग माय ओन सन, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई 5% भी आने को तैयार है। ये तो है सच्चाई आज की तारीख की। और इस सच्चाई का आधार शिला जो है, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी, भले ही अपने संस्कार का अभी इन्फ्लुएंस है उधर, परंतु उनकी जो डिसिप्लिनरी सोच जो वहाँ पे डेवलप हो जाती है, एक वहाँ के माहौल की, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल, अनकम्फर्टेबल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मानते हैं। जब तक वो चेंज नहीं होता है, वो बोलते रहेंगे हम आना चाहते हैं। वस्तुतः बात यह है कि कोई आ नहीं रहे। कम से कम ये मेरे आंकड़े 40-50 मेरे मित्रों के, आपके भी शायद इसी आधार पर होंगे। पर जिस समय अब गोइंग फॉरवर्ड 2020 में जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बन रही है अगले 7-8 साल में, मैं उसी चीज को वापस दोहरा रहा हूँ। 2020 के अंदर वो लोग लालायित होंगे, केवल वही नहीं होंगे, वो लाल मोह वाले भी इधर आएंगे, क्योंकि इस तरह के अलायंसेज हो रहे हैं, इस तरह की यहाँ के वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ रही है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ फॉरेनर्स coming and settling in country. The trend has already begun. So that day is not far off. I think very rightly you said, Jaju ji. Next question is, when we are talking about a young India, isn't it unfortunate it is led by the oldest leader? The difference between the age of political leaders of India and the average age of population is max in India. चाणक जी, मैं चाहूंगा इसका आई थिंक पहली बात तो यह है कि एज जो फैक्टर है ना, एज में थोड़ा सा डिबेट करूंगा। एज दिमाग में आदमी की सबकी सरीखी नहीं रहती। अगर सोचेंगे, अगर हमारे रिलेटिव के बीच में देखेंगे, हमारे फ्रेंड्स के बीच में देखेंगे, बहुत लोगों की एज जो है एक जगह जाके रुक जाती है। आज आपको ऐसे 60 साल के लोग लगेंगे जिनको अभी भी ईर्ष्या है या कंपटीशन है, क्योंकि वो अपने एज के साथ बड़े नहीं हो रहे। और हम सब देखेंगे अपने घर, सब अगर अपने दोस्तों को, रिलेटिव को सब देखेंगे, हर आदमी एज के साथ नहीं बढ़ता है। कोई 25 साल में रुकता है, कोई 30 साल में रुकता है, कोई 35 साल में रुकता है। और कई लोग जो है वो मैच्योर होते हैं, अपने एज के साथ मैच्योर होते हैं। और हमारे बिहेवियर में, हमारे बात करने के तौर तरीके में, हमारे जोक्स में, ये सब दिखाई पड़ेगा कि कितने लोग अपने एज के हिसाब से बढ़ रहे हैं और कितने लोग अभी भी कोई 30 में, 40 में, 45 में अटका हुआ है। मैंने कल बताया कि मेंटरिंग, वैसी सीनियरिटी और वैसी एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी बूढ़ा है या जो आदमी की एज ज़्यादा हो गई वो यंग के बारे में सोच नहीं सकता। एक्चुअल में वो ज़्यादा सोच सकता है। लेकिन आज के तारीख में जो हम, आपका जो सवाल है, ये मेरे ख्याल से सवाल इसलिए कि आजकल जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है और जिससे हमको आज तकलीफ हो रही है, आज हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक नहीं है, उसके वजह से प्रॉबेबली ये सवाल आया है। और वो पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज करने के लिए हमको चेंज होना चाहिए, और हमसे ज़्यादा, क्योंकि आज के तारीख में यंग वोटर्स ज़्यादा है, उनको चेंज होना पड़ेगा। और अगर वो चेंज होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करे। तो बेसिकली हमको ही चेंज होना है। So be the change again instead of expecting the change, right? Another question for JP Kabra ji from Narayan Mantri. Project delay in India, like delayed metro rail project in Mumbai. Why it is happening? लिथार्जी है हमारे पास। जैसे चांडक जी ने बताया था, शायद जाजू जी ने बताया था कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इज द सेकंड, डबल हमसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। यूएस प्रोडक्टिविटी इज 22 टाइम्स, जापान इज 33 टाइम्स एज फार एज प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न। और ये सब हमारे खून के अंदर है। काम करना सब लोग टालना चाहते हैं। गिवन ए चॉइस नोबडी वुड लाइक टू वर्क, यू नो। आप किसी भी यूनियन के सेटलमेंट देखिए, वो क्या करते हैं, ज्यादा छुट्टियां मांगते हैं, ज्यादा पगार मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, और बोले सर इसके एवज में काम भी करना पड़ेगा क्या? हम बोले ठीक है, अगर करना है तो थोड़ा सा कर लेते। और हमारे मालिक लोगों की मेंटालिटी उससे एग्जैक्टली रिवर्स है। वो बोलते हैं यार बोले आप खूब काम करो, प्रोडक्टिविटी दो, ये सब दो, और इसके लिए मुझे आपको पगार देना भी जरूरी है। द रिलेशनशिप कॉन्ट्रास्ट है। सर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, इसको हम लोग बदल सकते हैं। मैंने बदला। मेरे पास जीआर खानोलकर का यूनियन था, कम्युनिस्ट यूनियन लीडर था।
हमारे पास उन्होंने कहा कि मुझे 2000 रुपए का राइट चाहिए। मैंने कहा सर 2000 का क्यों, 2500 का क्यों नहीं? बोले तू पहला पर्सनल मैनेजर है, मैं मांग 2000 रहा हूं, तू दे रहा 2500 रुपया। बोला यस, नाउ लेट अस थिंक टुगेदर हाउ वी कैन जनरेट दैट 2500 रुपीज। आप और मेरे हाथ में है। सर हमारे पास 22 छुट्टियां थी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सी प्राइवेट कंपनी को लगता है? हमारे पास कैलेंडर में लाल दिखा के आने कहीं नहीं, 125 कर्मचारी थे। मैंने कहा सर हम 8 छुट्टियां रखते, बाकी की सारी छुट्टियां निकाल देते। एक छुट्टी वो टाइम में 1987 की बात कर रहा हूं मैं, 400 रुपए की थी। 15 छुट्टियां कम कर दी, 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6000 रुपीज। आप उसको डिवाइड करो 12 से, 500 रुपए आते, एक जेब से निकाल करके मैंने दूसरी जेब में डाल दिया। क्या फर्क पड़ा? ये कर सकते हैं। आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। आप हर चीज को लिंक कर दीजिए। अटेंडेंस को मैंने लिंक किया, वॉशिंग अलाउंस, अगर हाबड़े अगर वो दांडी मारता है तो उसका हाबड़े का वॉशिंग अलाउंस मैं काटता हूं। यूनियन लीडर ने कहा सर इसका मतलब हमको पैंट धोना चाहिए, शर्ट नहीं धोना चाहिए। मैं बोला तू तेरे को जो समझने का है समझ, लेकिन मैं इसको काटूंगा। जब आप कनेक्ट करते हो सिस्टम, जैसे सब लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, सिस्टम लगाइए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चांडक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बेसिकली अगर हम किसी भी फॉरेनर को पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो बोलता है इंडियन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन की प्रोडक्टिविटी कम है। ये हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी करने के लिए पैशन है वो नहीं है। आज अगर आप सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट लाइफ में देखो या किसी भी आदमी के इसमें देखो, तो शादी का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें लॉजिस्टिक है, इमोशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि आपको खाना वाना सब बनाना पड़ता है, बहुत एक्शन है, 2 टाइप के अननोन फैमिलीज के बीच में डिस्कशन है। और आज तक हमने ऐसा नहीं सुना है कि शादी 17 तारीख की प्लान थी लेकिन वो 18 को 19 को हुई क्योंकि शादी का काम नहीं हुआ। आज तक ऐसा मैंने सुना बहुत नहीं। सुंदर, फैंटास्टिक। और ये जो है, चाहे प्यून की शादी हो, ड्राइवर की शादी हो, या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी हो, कोई सेठ की शादी हो, या कोई ट्रेडर की शादी हो, ये किसी की भी शादी 2 या 4 दिन से पोस्टपोन इसलिए नहीं हुई कि वो कोई लॉजिस्टिक उसका जमा नहीं। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप शादी को देखोगे तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं है दुनिया में, क्योंकि उसमें सब अननोन आदमी है, लॉजिस्टिक है, इमोशन है, कौन कब नाराज होगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। पर ये क्यों होता है टाइम पे? क्योंकि हमारी पैशन है उसको पूरे करने की। अगर हमारे में वो पैशन होगी, अगर हमको ये लगेगा कि ये प्रोजेक्ट उस टाइम पे पूरा करना है, तो पक्का ही होगा, चाहे इंडियन हो चाहे। ये वो लीडर की जिम्मेवारी है कि वो पैशन उसमें कैसा क्रिएट करे। अगर कोई काम टाइम पे नहीं होता है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि वर्कर ने नहीं किया, उसका जो सुपरवाइजर है या उसका जो मैनेजर है, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने वो पैशन उसमें क्रिएट नहीं की। ये उसकी कमी है, लीडर की कमी है, काम करने वालों की कमी नहीं है। Thank you. I think very rightly said. Another question from Narayan Mantri was family business for Mr. Jain. Mr. Jain has requested that he will be sending the mail of the book and the write-up which is available to him. And if you want to note down his email ID is rkjain11@hotmail.com. rkjain11@hotmail.com. You can put up any question to him with respect to the family business. Moving ahead with the another question, that is, what is see some of जो तुम दे the सकते panel, हो आप तुम ही दे दो। some of the panel speakers have spoken about the education system. Maheshwari feels as responsibility on education. What we as Maheshwari feels as responsibility on education, what is the action plan on our side? माहेश्वरी समाज की कुछ संस्थाएं एजुकेशन की तरफ होनी चाहिए, आपका कहना यह है, ऐसा है? I think we got your question. अगर आप
Kevin ji, let me reply. You have heard, if you have heard carefully to all the speakers, उसमें से कम 3-4 स्पीकर्स ने ये बात दोहराई थी कि आपको कोई कुछ भी नहीं देगा, जो कुछ करना है आपको खुद को करना है. So don't think what you have to grab from the education system, what is available. You have to learn all these things. But still, Jaju ji wants to say something on this. I request Jaju ji to please reply this. मेरा एक एजुकेशन के अंदर डिफरेंट डायमेंशन है. मैंने एडविन टॉफलर का चुराया है. रियल एजुकेशन इज टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. Relearn. तो क्या होता है कि एजुकेशन केवल अपने को सिंपल फॉर्मल स्कूल और कॉलेज के बिल्डिंग में जाके करना जरूरी नहीं है. और अक्सर एक्चुअली वहाँ डेटिंग के अलावा और कुछ होता ही नहीं है आजकल, सॉरी टू से. लेकिन सही जो एजुकेशन है आपको ही वॉलंटियर करना है. इसमें आप किसी दूसरे सामने वाली पार्टी को होल्ड नहीं करना है. एजुकेशन में सबसे बड़ी बात है कि जब एज 30 और 40 के बाद में आ जाती है, हम सब बैठे हैं वर्कफोर्स, उसके बाद में एक माइंड में स्टिफनेस आ जाती है नई चीज़ों को लर्निंग के लिए. वो नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनको पुराना भूसा निकालने का वो अभी नहीं है. कैसे अनलर्न करें? तो बिगेस्ट एजुकेशन इज टू अनलर्न वॉट एवर ऑब्सोलेट थिंग विच इज देयर इन योर माइंड एंड देन क्रिएट ए स्पेस, लर्न समथिंग न्यू थिंग्स, देन इनोवेशन विल ऑटोमेटिकली हैपन. कि आदमी को ये मान के चलना है मुझे सब कुछ आता है या मुझे ये आता है, वो अगर है जिसके दिमाग में, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा. अपना दिमाग खाली रख के एकदम नया छोटा बच्चा है ऐसा मेरी उम्र के या दरक जी की उम्र के जो भी आदमी है उनको भी ऐसे ही सामने बैठ के सीखना पड़ेगा, तो ही कुछ आप लोगों के दिमाग में जाएगा, अदरवाइज नहीं. आई थिंक एक क्वेश्चन है सुभाष जी काबरा का, मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ उसका, कि बेसिकली हमको कैसे उसकी पैशन क्रिएट करें, उसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. मेरे ख्याल से ऑलरेडी जवाब जा चुका, तो और मैं बता नहीं रहा हूँ. Minimum qualification is required for all the professional services or designation, but there is no minimum education qualification to be politician. How can this help India? I think I think I'd like to reply that. I don't think really it is required to have a qualification, because their job is really to understand the need of the people. I really reply that. The one problem which we are having in India, which is probably in many countries like Singapore and other countries there, that the cabinet is constructed between the two people. Some people who have been lifted not from the politics, but they are made ministers, which are really required, the certain areas where the educational qualification is required. Certain ministries where really the connection with the people is required. I think that combination has to come. And I think if you really read the article of Narayan Murthy yesterday or day before yesterday's paper, I think either yesterday or day before yesterday's paper, he has very clearly said that we'll have to bring in the combined system, where some people will have to bring directly from the people without election and make them ministers and make them responsible, and some people has to come through the election, because there is no option other than election otherwise. thank you. It seems that there are still very many questions, and I don't think we will be able to take them. Answer all the questions. हाँ. Okay. So, आप ये ले लीजिए. You only read the question and I'm be brief giving and the answer. relevant questions to the relevant person. वो दे दिया उनको. Take out your specs. एक और ले लो. ये आपके. बस. I think. बाकी के मुझे दे दो. These have been replied. Oh. These have been replied. एक आपके पास दो है. सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट. और सर्विस सेक्टर, लेकिन सर्विस सेक्टर से पेट नहीं भरता. उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिंदा रहना जरूरी है. मेरे ख्याल से सर्विसेज चलेगी, लेकिन उसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर मत कीजिए, वहां पर भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. एंसिलरी इंडस्ट्रीज का जो एरिया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है, तो आप एंसिलरीज के बारे में भी सोच सकते हैं. जो बड़े बड़े कारखाने आ रहे हैं उनके लिए एंसिलरीज भी जरूरी है. या आशीष महेश्वरी जी का क्वेश्चन है कि इज इट गुड टाइम टू स्टार्ट एंटरप्राइज, चांसेस ऑफ फेलियर आर टू हाई. फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, मैं आपको एक प्रोसेस मंत्र छोड़ के जाता हूँ, शायद इसके बाद मेरा नंबर अब नहीं आएगा.
प्रोसेस मंत्र ऐसा है कि आपका फेलियर का चांस कम इसलिए हो रहा है. 3 स्टेप्स है, प्लीज फॉलो दैट. फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट आई कॉल लुकिंग इनटू मिरर, सेल्फ पर्सपेक्टिव. अपने आप को मिरर में झांक के देखो, वेयर डू वी स्टैंड, अपने आप में क्या खामियां हैं. यू कैन करेक्ट इट, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट. अपने आप में देखने की कला ऑनेस्ट होनी चाहिए. दूसरा स्टेप है कि अदर्स लुकिंग एट यू, दैट इज एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव. इसका मतलब ये हो गया कि कस्टमर, एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स, आपके क्लोज इंक्लूडिंग वाइफ, उनकी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है आपके प्रोडक्ट और प्रोसेस और आपके बिजनेस के बारे में और आपके खुद के बारे में, लीडरशिप के बारे में, उसको सुनो और संभालो, ठीक करो. सो दैट इज कॉल्ड यू आर अदर्स लुकिंग एट यू, दैट इज एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव. और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपने सेकंड पार सक्सेसफुल कर लिया, दैट इज लुकिंग एट अदर्स, विच इज मीन्स यू आर लुकिंग एट योर बेंचमार्किंग. विच मीन्स व्हाट, कि आपने जो हासिल किया है, अब आपसे ऊपर जो सीनियर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, सीनियर प्रोडक्ट और प्रोसेस सर्विस प्रोवाइडर्स है, आप उनकी तरफ झांक के देखो कि उनकी प्रोफाइल से अब आप कहाँ पे हो, और उनको देख के आप ऊपर हो सकते हो. तो प्रोसेस क्या होता है थर्ड पर्सपेक्टिव में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग. फ्रॉम इनकेपेबल you move and become efficient. From efficient, you become effective. And from effective, you become world class. And that is how you avoid your failure. Very rightly said. Chandak ji? I think the question is related to that Sauraji Jhamar ka hai कि we don't have enough natural resources, particularly the oil. We will be always dependent on other countries. So how we are, what is going to happen, and will be able to finish our needs or not? I think the simple example is really to look at a country like Hong Kong and Singapore, where they have nothing. There are many countries like that in India who have nothing, but still it is possible to meet all the demands. It's only a question of how do we organize ourselves. See, when it comes to the organization, see, how do we really sequence and organize, very important. If you see the difference between a coal and diamond, there is nothing. It's all carbon. It's only the organization and sequencing is only the difference. The way we organize ourselves, if the country can organize itself well, then there is no problem of really not meeting the needs. It save the difference, I think. Currently we are organized like coal, and that's the way we have a problem. The day we will organize ourselves like a diamond, from the same carbon will be changing. I think you are right, and to add with, now we are having various gas basins also. That will definitely add, and this deficit because of the oil Even will US come down. doesn't have sufficient oil and natural, but it is growing. Yeah, yeah. And the second question, I think the second one more is that which are the emerging businesses where we should go. I think we already replied that. So I think that's been taken care of. Hello, hello. आप ले रहे हो? If India has so much of potential, then why there is so much of brain drain in India? Why are the young generation migrating to foreign countries? I would like to consider myself as young, and I have returned to India. It is, at some level, the traffic is now on both directions, let me tell you that. Brain drain is less of a threat today than train drain. The HR gentleman would tell you so, that you train the people and then they go away. And that is why he was talking about some people who don't want to develop their people. In fact, what I have seen is the opposite is true. A person works in a company for learning, earning dignity and respect. And I think I mentioned yesterday also that if you are experiencing perceived control, perceived progress, perceived connectivity, and a superordinate goal that you are not just there to earn money, if you can pass that to your employees, then they will stick to you. If you are only focusing that money, including, you're selecting your colleges, that this is the price at which the placement happened, the candidates were selected by so-and-so company, the opening salary was given so-and-so. And if at home also, if you are going to train our children to go for only secured jobs, then we are not inculcating that spirit of entrepreneurship. In fact, India is an undeveloped country. It is a developing country in some areas, and it is an overdeveloped country, and there is opportunity for all to be employed over there at wherever we want to go. In USA, there are around, they brought down the unemployment from around 11% to even today, still it is 8.5%. We just talked of Europe, there is huge unemployment. So I don't see any reason why anyone should be going there. There are some people who just looking for money as a stopgap arrangement are going. A lot of people are going in Saudi Arabia, plus 45 degrees centigrade. A lot of people are going to Siberia, minus 45 degrees centigrade. So if that's the condition you want to work in, please go there. There's lots of money to be made. Make sure you take the right dressing though. Thank you. Thank you. Great.
And I think Rajesh ji. taking a clue from that, one thing which the power shortage, the oil problem and all, we should remember that we are a country which is blessed by with enough sunlight. Time will come when it will become affordable and it will be take care of our needs. Now, one question is about again people not coming back and all. I remember one of my friend, his son was studying in Australia actually. So he is running a restaurant, and for many years his restaurant was looking pathetic. वो देखने में बिल्कुल पुराना हो, कुछ रिनोवेशन उसने नहीं करा रखा था. एक दिन मैंने अचानक देखा कि सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया, एकदम स्पीक एंड स्पैन, एकदम इमेकुलेट पूरी फर्निशिंग हो गई है. मैंने पूछा क्या बात है भाई? बोला देखो भाई, मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम एम्बियंस ऐसा बना दूँ कि उसके बारे में सोचे. मतलब अगर वो वैसा ही रखेगा तब तो नहीं आएगा. कैसे आएगा? उसको वो वहाँ पर जिस ढंग की एजुकेशन लेकर आ रहा है उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा. एक चीज बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, जो लिस्ट की बात हो रही है कि बार बार तो सर्विस इंडस्ट्री की बात हुई, इंडस्ट्री की मैंने कुछ लिख रखा था इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये कंसर्न होने वाला है. तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, एफ्लुएंट यंगस्टर्स जो हो रहे हैं उनसे रिलेटेड बिजनेसेस लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट्स, क्लब, कन्वीनियंट ट्रेवल, ऑल दीज थिंग्स, एफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब बात होगी, मैं इनको कवर नहीं करूंगा. स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, रीच अगर 1% भी है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ, चैरिटी का एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में आने वाला है, प्रोफेशनलाइज होनी पड़ेगी चैरिटी को. स्ट्रेस डिबस्टिंग, योगा, मेडिटेशन, स्पा, ये सब. हार्ट केयर, क्योंकि इंडिया जो है वो कैपिटल है हार्ट डिजीज की वर्ल्ड की, तो हार्ट केयर से रिलेटेड हेल्थ, ऑर्गेनिक फूड, फाइबर फूड, वेज फूड, सोयाबीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स. इवेंट मैनेजमेंट, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. बिग अपॉर्चुनिटी. इंडिया की इकोनॉमी को जो चर्न आउट होने में, क्यों इंडिया में रिसेशन का इतना इफेक्ट नहीं होता है? 3 चीजों के कारण जो कि बड़ी नॉर्मल है, अनऑर्थोडॉक्स है. एक है मैरिज. मैरिज एक बहुत बड़ा लुब्रिकेंट है इंडियन इकोनॉमी का एक्चुअली. कितनी भी मंदी हो, बंदे ने पैसे जमा कर रखे हैं खर्च करने के लिए, वो खर्च करेगा ही. उसकी इमीडिएट अर्निंग से वो शादी नहीं करता है, उसने पहले से जमा कर रखे हैं. एक है रिलीजन और तीसरी है पॉलिटिक्स. ये 3 चीजों के कारण यहाँ कुछ अजीब से धंधे चलते रहते हैं. सो इसमें भी आपको देखना है. फ्रेंचाइजिंग एक बहुत अच्छा मॉडल है, जो फास्ट ग्रोथ का मॉडल है. रेप्लिकेबिलिटी, एक प्रोटोटाइप क्रिएट करिए और सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम, कंसल्टिंग वगैरह, इनकी काफी नीड आएगी. वेंचर कैपिटलिज्म, ये सब बिजनेसेस जाएंगे. मैंने सोचा कि ये कवर कर लूं ब्रीफ में काफी. थैंक यू. थैंक यू राजेश जी. एक क्वेश्चन आया था राहुल भाईती जी से, उन्होंने पूछा है कि भाई सब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं और उसके लिए रिसर्च भी चाहिए. रिसर्च होगा तो कुछ अच्छा होगा, और उसके लिए क्या माहेश्वरी समाज कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है क्या? आई थिंक रिसर्च इंडिविजुअल को करना, पैशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसर्च. समाज कोई रिसर्च नहीं कर सकता. आपको खुद को, आपका क्या पैशन है उसको रिसर्च में कन्वर्ट करो, उसके ऊपर आप ध्यान दो और उससे एक प्रोडक्ट तैयार होगा. उससे आपको रॉयल्टी जो कुछ पाना है पाते रहोगे. मेरे 2 रिलेटिव हैं, उनको इतना जबरदस्त रिम्यूनरेशन मिला है जिसका कोई सोच नहीं सकता. एक प्रोडक्ट तैयार किया है, यूएसए की कंपनी ने खरीदा. 25 करोड़ रुपीज ही गॉट, and he is just of 25 years of age. After completing, it is related to some chemical. It has been bought by the US company, and the amount has been given to that relative. And one fellow is here only in IITN from Mumbai. He has also developed one particular model, and he has also got, and both are Maheshwari luckily. सो माहेश्वरी समाज के पास क्यों जाते हो? अपने में तो खुद में इतना सब कुछ है. वो एंटरप्रेन्योर बने हैं, आप लोग भी बनिए, उस पर सोचिए. मैंने कहा ना, दूसरों के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता. अपने भरोसे पे, अपने बलबूते पे अपने को करना है. सो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ऑन योरसेल्फ एंड बी द चेंज rather expecting the change. Before we leave this bench, some questions which were raised by youngsters here. It is not a Karyakari Mandal meeting or Karya Samiti meeting of युवा संगठन where समाज क्या कर रहा है, संगठन हमारे लिए क्या कर रहा है.
आपको अपना ढूंढना है और जो कुछ करना है यहाँ से जाने के बाद ये मत भ्रम लेके जाइए कि ये जब रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तब हम जाके पढ़ेंगे और फिर कुछ करेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। हर फंक्शन और हर सेमिनार जो एंड होता है, कॉन्फ्रेंस जो एंड होती है, उसके बाद में वैलिडिक्टरी सेशन रहता है। इसके बाद वैलिडिक्टरी सेशन है। उस वैलिडिक्टरी सेशन में हम जिन जिन लोगों ने इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने में सहयोग दिया है, उनका सम्मान किया जाएगा। आप सभी का परिचय भी एक दूसरे से कराया जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना अपना परिचय दें। तो कृपया आप अपनी जगह पर बैठे रहें और मैं मॉडरेटर अपने पैनलिस्ट के साथ इस पैनल डिस्कशन को विराम देता हूं। थैंक यू।